नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में अध्ययन किया। आज का जो हमारा वीडियो है चैप्टर वही है एनसीईआरटी की बुक का, जो भारत भौतिक पर्यावरण के नाम से जो बुक है उसी का चैप्टर नंबर 2 है। उसमें इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में भारत की भूवैज्ञानिक संरचना दी हुई और सेकंड जो पार्ट है उसमें भारत के भूआकृतिक प्रदेशों को समझाया गया है, फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। आज के वीडियो में हम भारत को भूआकृतिक प्रदेशों में सबसे पहले विभाजन करेंगे। हालांकि सुविधा के टाइम बचाने के लिए, सुविधा के लिए मैंने ऑलरेडी ये लिख लिया है, मैप में भी दिखा दिया है। सबसे पहले हम भारत को भूआकृतिक प्रदेशों में बांटेंगे। उसके बाद में हम उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। और जो आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हिमालय की उत्पत्ति। इसलिए आपको वीडियो एंड तक देखना है, पूरा वीडियो देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है। साथ में ही जो स्टूडेंट्स नए आए हैं चैनल पे वो आपके स्क्रीन के, हाँ अभी दिख रहा होगा आपको, आपके स्क्रीन के नीचे जो सब्सक्राइब का रेड बटन है उसको प्रेस करें और उसके सामने जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करें, ताकि आपको जैसे ही कोई नया वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ये काम पहले करें आप। हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारा धरातल है, धरातलीय भिन्नता उत्पन्न होती है भूवैज्ञानिक संरचना के कारण, और जो धरातलीय भिन्नता है उसी के आधार पर भारत को भूआकृतिक प्रदेशों में, क्योंकि अलग अलग धरातलीय जो स्थलाकृतियां हैं वो अलग अलग तरह की हैं, इसी वजह से भारत को अलग अलग भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। छोटी क्लास में कक्षा 9 से ही आपको ये बार बार पढ़ाया जाता है। एक बार हम छोटा सा क्विक इसका रिवाइज कर लेते हैं। भारत को 6 भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आप बड़ी क्लासों में जाओगे आपको 5 भी मिलेंगे, ठीक है। हम यहाँ 6 ही रखते हैं। भारत को 6 भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहला है उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। नंबर 1 उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ये वाला। नंबर 2 उत्तर का विशाल मैदान, जिसे हम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र या वर्तमान में सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, उत्तर का विशाल मैदान। नंबर 2। नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। नंबर 3। नंबर 4 भारतीय मरुस्थल, जिसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं, इंडियन या थार डेजर्ट। नंबर 4। नंबर 5 पर है तटीय मैदान। ये पश्चिमी तटीय मैदान, ये पूर्वी तटीय मैदान कोस्टल प्लेन्स। नंबर 5। और सबसे अंत में है द्वीप समूह, जो एक तरफ बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप के रूप में स्थित हैं। यह है नंबर 6। तो इस तरह से भारत को 6 भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहने का मतलब हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 4 पे भारतीय मरुस्थल, नंबर 5 पर तटीय मैदान और नंबर 6 है द्वीप समूह। इनमें से जो आज का हमारा टॉपिक है वो है उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। नीचे वाले ये हम साफ करके, और अब हम उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी प्रदेश का जो पर्वतीय प्रदेश हैं उसकी सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये काफ़ी लंबे चलने वाला टॉपिक है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सामान्य जानकारी है, फिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई हिमालय की वो भी हम जानेंगे। उत्पत्ति के बाद में आपको ये भी बताएंगे कि इसकी भौगोलिक जो वर्गीकरण है, विभाजन है, वो भी होगा, और जो इसका क्षेत्रीय या प्रादेशिक विभाजन है वो भी हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से 4 से 5 वीडियो हमारे उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के होंगे, जिसमें हम इसमें डीप में बिल्कुल डिटेल से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी सामान्य जानकारी देखिए। उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश आपको दिख रहा होगा, ये जो मैंने छायांकित कर रखा है ये उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है। सबसे पहले
आप देख रहे हो ये उत्तर भारत में एक चाप के आकार में, ठीक है, एक चाप होता है या तलवार होती है, तलवार या धनुष, उसके आकार में ये पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है, ठीक है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर, याद रहेगा। इसकी जो लंबाई है, हालांकि लंबाई के बारे में आपको बहुत सारी, कई जगह 2400 किलोमीटर मिलेगा, कई जगह 2500 किलोमीटर मिलेगी, हम रखते हैं 2400 किलोमीटर जो ऑथेंटिक है, 2400 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई है 160 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर। देख रहे हो आप, कहीं इसकी चौड़ाई कम है तो कहीं इसकी चौड़ाई अधिक है। तो ये आपको डेटा, सामान्य डेटा है। क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर, लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर। ये जो पर्वतीय प्रदेश है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ये विश्व की सबसे नवीन और सबसे ऊंची पर्वतमालाओं में से एक है। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में 94 ऐसी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 6500 मीटर से अधिक है। कितनी? 94 ऐसी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 6500 मीटर से अधिक है। उनमें से 92 जो पीक्स हैं, चोटियां हैं, वो इसी हिमालय में है। तो अब इसका ऊंचाई और इसके महत्व के बारे में काफ़ी कुछ आपको अंदाज़ा लग गया होगा। ये जो पर्वतीय प्रदेश है, इसकी जो चौड़ाई है, देख रहे हो आप, पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है और पूर्व में इसकी जो ऊंचाई है वो अधिक है। चाहे माउंट एवरेस्ट हो या कंचनजंगा हो, जैसी ऊंची ऊंची चोटियां इसकी पूर्व में है, तो इसका पूर्वी भाग, हालांकि चौड़ाई उसकी कम है लेकिन ऊंचाई ज़्यादा है। और जो पश्चिमी भाग है उसकी धीरे धीरे ऊंचाई कम होती जाती है लेकिन चौड़ाई बढ़ती जाती है। ये आपको समझना है। साथ में ही आपको ये भी समझना है कि जो इस हिमालय पर्वतमाला का जो ढाल है वो भारत की तरफ, यानी कि भारत के उत्तर के विशाल मैदान की तरफ एकदम सीधा खड़ा ढाल है, और उत्तर की तरफ यानी कि तिब्बत की तरफ इसका जो ढाल है वो बिल्कुल धीमा है। कुछ इस तरह से है, ये हमारी तरफ ये ढाल है और उत्तर की तरफ जो ढाल है वो ऐसे स्टीप, बिल्कुल धीमा ढाल है। तो इस साइड में जो भारत है, भारत की तरफ बिल्कुल खड़ा ढाल होने की वजह से, अभी आपने लॉकडाउन में अखबारों में पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से माउंट एवरेस्ट की चोटी दिख रही है। बिल्कुल सही आपने पढ़ा है। हमारे यूपी और बिहार से जो कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो इसी वजह से दिख जाती है, क्योंकि हमारी तरफ जो इसका ढाल है वो एकदम तीव्र है, खड़ा है, और उत्तर की तरफ यानी कि तिब्बत की तरफ इसका ढाल है वो धीमा है। इसी तरह जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो पश्चिम की तरफ बढ़ने पर इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ने लगती है, और चौड़ाई बढ़ने के साथ साथ में इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई क्या होती है? घटती है। यही रीजन है कि इस साइड की जो नंदा देवी या फिर नंगा पर्वत जैसी चोटियां हैं वो हमारे यहाँ मैदानी प्रदेश से दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक हिमालय के बारे में, इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में एक सामान्य जानकारी। अब इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हम किसको शामिल करते हैं? हिमालय पर्वतमाला। और हिमालय पर्वतमाला के बारे में आगे बढ़ने से पहले, उसका भौगोलिक वर्गीकरण करने से पहले या फिर प्रादेशिक वर्गीकरण करने से पहले हमें हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि आज हमें 3 टॉपिक पढ़ने थे, पहले भारत को भूआकृतिक प्रदेशों में बांटना था, फिर हमें उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, कहने का मतलब जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है उस हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करनी थी। अब इसकी जो दिशा है उस दिशा के बारे में देख लो आप। पहले इसकी जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक है। फिर उसके बाद में यहाँ सिक्किम और दार्जिलिंग में जो इसकी दिशा है वो जाती है पूर्व पश्चिम। पहले देखो आप, पहले इसकी दिशा होती है ये यहाँ उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये दिशा है।
यहाँ सिक्किम और दार्जिलिंग में इसकी दिशा हो जाती है पूर्व से पश्चिम, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इसकी दिशा हो जाती है, इसकी जो दिशा है वो हो जाती है यहाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। देख रहे हो, ये डायरेक्शन हो गया। पहले उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व था, फिर पश्चिम पूर्व, उसके बाद में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और जो हमारा नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, उसमें इसकी दिशा हो जाती है उत्तर से दक्षिण, यानी कि ये वाला डायरेक्शन। तो इसकी जैसे जैसे हम इसके डीप में जाते हैं, इसकी जो दिशा है इस पर्वतमाला की वो भी चेंज होती है। इस हिमालय पर्वतमाला में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जिसको हम इसके भौगोलिक वर्गीकरण में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए हमारा टॉपिक है हिमालय की उत्पत्ति। देखिए, हिमालय जो है वो विश्व के सबसे नवीन वलित पर्वतमालाओं में से एक है, और इसके बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में कई जो मत हैं वो प्रचलन में है। लेकिन सबसे जो सर्वाधिक मान्य मत जो इसके बारे में प्रचलित है वो मत है भूसन्नति, यानी कि जियोसिंक्लाइन से संबंधित मत, हिमालय की उत्पत्ति। ठीक है, ओरिजिन ऑफ हिमालयाज। और इसका जो सबसे प्रचलित या सर्वमान्य जो मत है, जो विचारधारा है, वो है भूसन्नति सिद्धांत। अब सबसे पहले तो आप जान लो भूसन्नति किसे कहते हैं। भूसन्नति जियोसिंक्लाइन, भूसन्नति जियोसिंक्लाइन। अब भूसन्नति क्या होती है, सबसे पहले तो आप ये जानो भूसन्नति। अब ये भूसन्नति के बारे में बताने वाले जो विद्वान थे वो कौन कौन थे, किस किसने बताया है? होग, होल, डाना और स्टीयर्स। किस किसने? होग, होल, डाना और स्टीयर्स। इन जो विद्वानों ने भूसन्नति की परिभाषा दी है, वो भूसन्नति क्या है? एक लंबा, संकरा, लंबा, संकरा, छिछला व कमजोर तली वाला सागरीय क्षेत्र। आया समझ में? भूसन्नति क्या है? एक लंबा, सकरा, छिछला। समझते जाओ, लंबा बिल्कुल काफी लंबा होता है, लेकिन सकरा इसकी चौड़ाई कम होती है। छिछला यानी कि इसकी गहराई भी कम होती है। और कमजोर तली वाला, जो इसका नीचे का बेस होता है वो कमजोर होता है। ऐसे सागरीय क्षेत्र को कहते हैं भूसन्नति। किसने बताया ये? होग, होल, डाना और स्टीयर्स ने। अब चलते हैं हम कि भूसन्नति से किस प्रकार हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई। देखिए, प्राचीन समय में एक ही स्थल खंड था, पढ़ा होगा आपने, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में हमने पढ़ा है, जिसको नाम दिया गया था पेंजिया। बाद में क्या हुआ? ये जो पेंजिया है, ये पेंजिया दो भागों में टूट गया। इसका जो उत्तरी भाग था, इस उत्तरी भाग को तो क्या कहा गया? यूरेशिया, यानी कि अंगारा लैंड। और दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। इन दो स्थलखंडों के बीच में एक ऐसी भूसन्नति थी, देख रहे हो, इसकी चौड़ाई कम है, लंबाई अधिक है, छिछला है और कमजोर तली वाला है। टेथीज
सागर, ये एक भूसन्नति थी। कौन सी? टेथिस सागर। टिथिस सागर भी आपको मिलेगा इसका नाम। टेथिस सागर नामक एक भूसन्नति थी, उत्तर में यूरेशिया यानी कि अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड के बीच में। उसके बाद में क्या हुआ कि जो यूरेशिया और जो यानी कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से जो बहुत सारी नदियां थी, वो नदियां लगातार, अब दूसरे एंगल से हम देखते हैं, एक तरफ ये वाला जो क्षेत्र है ये है यूरेशिया या अंगारा लैंड, और ये वाला जो क्षेत्र है इस साइड वाला ये है गोंडवाना लैंड। ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों से बहुत सारी नदियां अपने साथ में बहुत सारा तलछट लाके जमा कर रही थी इस जियोसिंक्लाइन में, यानी कि भूसन्नति में। कौन सी भूसन्नति थी? टेथिस सागर। ये जो भूसन्नति थी इसका नाम है टेथिस सागर। अब आपको एक चीज यहां नोटिस करनी चाहिए कि सर अब अभी आपने बताया कि ये छिछला होता है, यानी कि इसकी गहराई जो है वो कम होती है, जबकि यहाँ तो इसकी गहराई है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो इस गहराई से जुड़ा हुआ जो रीजन है वो है कमजोर तली वाला। इसकी जो नीचे की तली है वो कमजोर है। कैसे? अभी समझेंगे। ये नदियों के द्वारा लाई गई तलछट आके जमा हो गई इस टेथिस भूसन्नति में। ठीक है, टेथिस सागर नामक जो भूसन्नति थी इसमें बहुत सारा तलछट आ गया। अब जब दोनों तरफ से नदियों के द्वारा तलछट इसमें आ रहा था तो क्योंकि इसकी जो तली है वो काफी कमजोर थी, तो जैसे ही वो तलछट आके जमा होता उसके दबाव से, उसके वेट से वो नीचे धंस जाती। जो तलछट था वो लगातार क्या हो रहा था? नीचे धंस रहा था। इस वजह से काफी गहराई तक यहाँ तलछट का जमाव हो गया। तो ये जो टेथिस सागर नामक भूसन्नति थी, इस भूसन्नति के ऊपर अब आपको समझना है कि ये हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। एक तरफ यूरेशियन या अंगारा लैंड और दूसरी तरफ गोंडवाना लैंड। इन दोनों तरफ से हम पहले दोनों तरफ से पढ़ते हैं। दोनों तरफ से जब इस टेथिस सागर नामक भूसन्नति के ऊपर प्रेशर या दबाव पड़ा तो जो बीच वाला जो ये तलछट वाला भाग था, जो हजारों मीटर की गहराई तक विस्तृत था, वो दोनों तरफ के दबाव से ऊपर उठ गया। इसके जो किनारे थे वो पहले ऊपर उठे, बीच वाला जो भाग था वो स्थिर रह गया। आया समझ में? ये तलछट थी, अवसाद जो नदियों के द्वारा लाया गया था, इसके ऊपर दोनों तरफ से, इस साइड से भी और इस साइड से भी जब दबाव डाला गया तो ये बीच वाला भाग, ये जो किनारे वाले भाग थे वो ऊपर उठ गए, और यही ऊपर उठा हुआ भाग, ये वाला भाग आज हिमालय के रूप में है और ये वाला भाग कुनलुन श्रेणी के रूप में विद्यमान है। अब छोटा सा उदाहरण, चलो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, फिर भी एक छोटा सा उदाहरण हम और लेते हैं। आप तो घर पे आपके पास प्लास्टिक की बाल्टी होगी, प्लास्टिक की बाल्टी, उस बाल्टी में थोड़ा कीचड़ लीजिए। कीचड़ बहुत ज़्यादा तरल नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा गाढ़ा सा कीचड़ लो, और कीचड़ लेके उसमें भर के, और फिर उस जो प्लास्टिक की बाल्टी है उस बाल्टी के ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर डालो। धीरे धीरे प्रेशर डालना है, जोर से डालोगे तो वो पहाड़ बाल्टी में नहीं बनेगा, वो आपके मुंह पे बनेगा। तो जो धीरे धीरे आप प्रेशर डालोगे तो जो बाल्टी के अंदर जो कीचड़ आपने भरा था वो कीचड़ क्या होगा? ऊपर की तरफ उठेगा। उठेगा नहीं उठेगा? बिल्कुल सेम वैसी ही प्रक्रिया से यहाँ हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। जो बीच में टेथिस सागर नामक जो भूसन्नति थी जिसमें बहुत सारा तलछट भरा हुआ था, उसके ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर आया, और प्रेशर आने से क्या हुआ? इसके जो इसका जो किनारे वाले भाग थे वो ऊपर उठ गए, और वही किसके रूप में है? आज हिमालय पर्वतमाला के रूप में मौजूद है। आ गया समझ में? अब इसको लेके जो विद्वान हैं, उन विद्वानों में
यहाँ तक तो सब मानते हैं कि इसी तरह से जियोसिंक्लाइन यानी कि भूसन्नति से हिमालय का निर्माण हुआ है। लेकिन दिक्कत इसके आगे से प्रारंभ होती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जो जियोसिंक्लाइन है इसके ऊपर जो प्रेशर है वो दोनों तरफ से पड़ा। प्रेशर किधर से आ रहा है? दोनों तरफ से आ रहा है। कुछ ने कहा कि जो प्रेशर है वो एक तरफ से आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल गोंडवाना लैंड की तरफ से या फिर अंगारा लैंड की तरफ से। तो किस विद्वान ने किसका सपोर्ट किया ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हिमालय को लेकर जो सबसे प्रचलित जो विचारधारा है वो है जो आपने पढ़ी होगी कोबर की। किसकी है? कोबर। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत समझना। कोबर ने क्या क्या कहा? जो प्रेशर डालने वाला यानी कि दबाव डालने वाला प्रदेश था उसको कोबर ने कहा अग्र प्रदेश। अग्र प्रदेश, फोरलैंड, याद रहेगा। अब क्योंकि कोबर ने तो ये कहा था कि दोनों तरफ से प्रेशर आया था, इसका मतलब जो यूरेशिया था, यूरेशियन यानी कि अंगारा लैंड, ये भी क्या था? अग्र प्रदेश था। और गोंडवाना लैंड भी क्या था? अग्र प्रदेश था। इन्होंने दोनों तरफ से प्रेशर के लिए कहा था कोबर ने कि दोनों तरफ से प्रेशर आया और जो भाग प्रेशर डालता है उसे उन्होंने कहा अग्र प्रदेश यानी कि फोरलैंड। और इन्होंने बताया कि एक तरफ से यूरेशियन यानी कि अंगारा लैंड और एक तरफ से गोंडवाना लैंड, समझ रहे हो ना, उत्तर से यूरेशियन और दक्षिण से गोंडवाना लैंड, दोनों तरफ से जब प्रेशर डाला गया तो इसके किनारे वाले भाग थे, इन अग्र प्रदेशों के दबाव से किनारे वाले भाग ऊपर उठ गए और ये पर्वत श्रेणियों, पर्वतमालाओं के रूप में दक्षिण में हिमालय और उत्तर में कुनलुन श्रेणी के रूप में मौजूद है। बीच वाला जो भाग है इसको इन्होंने कहा मध्य पिंड। क्या कहा? कोबर ने इसको मध्य पिंड कहा, मीडियन मास। यानी कि ये जो मध्य पिंड है ये प्रेशर डालने पर अप्रभावित रहता है। यहाँ पर जो जमीन धरातल है वो ऊपर नहीं उठेगा, ये स्थिर रहेगा। और इसे उन्होंने क्या बताया कि हिमालय, दक्षिण में हिमालय और उत्तर में कुनलुन श्रेणी के बीच में जो स्थिर भूभाग है उसे उन्होंने बोला कि तिब्बत का पठार। जो तिब्बत का पठार है वो क्या है? एक मीडियन मास है अकॉर्डिंग टू कोबर। कोबर ने कहा कि यूरेशियन और गोंडवाना लैंड दोनों अग्र प्रदेशों से किनारों पर एक तरफ दक्षिण में हिमालय और उत्तर में कुनलुन श्रेणी का निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई, और बीच वाला भाग जो जिसको उन्होंने मीडियन मास कहा, मध्य पिंड कहा, वो अप्रभावित रहा और वो आज तिब्बत के पठार के रूप में मौजूद है। ये किसका है? हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित कोबर का सिद्धांत। अब इसका समर्थन करने वाले डेली ने भी यही कहा कि जो प्रेशर है वो दोनों तरफ से पड़ा, लेकिन इन्होंने साथ में एक नई चीज जोड़ दी। और वो नई चीज क्या थी? वो नई चीज जोड़ी इन्होंने कि जो प्रेशर है उस जो ये पर्वतों का निर्माण है वो प्रेशर की वजह से नहीं हुआ। पर्वतों का निर्माण हुआ महाद्वीपीय स्खलन की वजह से, कॉन्टिनेंटल स्लाइडिंग। किसने कहा? डेली ने, महाद्वीपीय स्खलन। इसी का समर्थन करने वाले एक और भूगोलवेत्ता होम्स ने भी कहा कि दोनों तरफ से प्रेशर पड़ा है, लेकिन इन्होंने भी एक साथ में एक चीज जोड़ दी कि लेकिन जो ये ऊपर उठा, ये जो भाग ऊपर उठा, पृथ्वी का तल ऊपर उठा, उसके पीछे का रीजन क्या बताया उन्होंने? संवहन तरंग। क्योंकि होम्स के नाम से हमारे दिमाग में ही जो भूगोल पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं सब जानते हैं, होम्स के नाम से ही संवहन तरंग सिद्धांत का नाम आता है। इन्होंने कहा कि संवहन तरंगों के कारण ही ये वाले भाग ऊपर उठे। तो ये इसका समर्थन करने वाले थे डेली, लेकिन डेली ने उसमें एक चीज जोड़ दी
कि महाद्वीपीय स्खलन की वजह से ये भाग ऊपर उठे। होम्स ने भी यही कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो ऊपर उठे भाग हैं इनका कारण है संवहन तरंग यानी कि कन्वेक्शनल करंट्स। ठीक है, यहां तक तो जो हमारी मेन थ्योरी है वो आ गई कि दोनों तरफ से प्रेशर डाला गया। अब जो विवाद है, विवाद का विषय रहा वो ये रहा कि बहुत सारे ऐसे विद्वान सामने आए जिन्होंने ये कहा कि जो प्रेशर है, दबाव है, वो दोनों तरफ से नहीं आकर एक तरफ से ही आया, चाहे वो उत्तर से मान लो यूरेशिया की तरफ से या दक्षिण से गोंडवाना लैंड की तरफ से। और इसका जो समर्थन करने वाले जो अलग अलग अभी हम पढ़ेंगे कि किन्होंने किस साइड से प्रेशर की बात की थी। सबसे पहले तो ये कि जो उत्तर से प्रेशर आया, उत्तर से पहले हम दक्षिण से ले लेते हैं, गोंडवाना लैंड की तरफ से जो प्रेशर आया उसको लेके, क्योंकि ये ग्रुप पूरे का पूरा जो ये ग्रुप था ये भूगोलवेत्ताओं का, विद्वानों का, इन्होंने अलग ही थ्योरी पे चल रहे थे। ये इन्होंने एक और चीज, हालांकि इनका मानना ये था कि प्रेशर एक तरफ से आया, ये तो था ही, इन्होंने दूसरी चीज जो उल्टी कर दी, मतलब अग्र प्रदेश को इन्होंने बोल दिया। ये जो एक तरफ से प्रेशर की बात करने वाले विद्वान थे, इन्होंने जो जिस क्षेत्र से दबाव डाला जा रहा था, जिस क्षेत्र से दबाव डाला जा रहा था उसको उन्होंने नाम दिया पृष्ठ प्रदेश, यानी कि हिंटरलैंड। ये चीज भी उल्टी हो गई। कोबर, डेली, होम्स, इन्होंने बताया कि जो प्रेशर डालने वाला भाग था वो क्या था, अग्र प्रदेश। ये लोग ये इसको भी उल्टा कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि नहीं, प्रेशर डालने वाले को प्रदेश को उन्होंने कहा पृष्ठ प्रदेश। उल्टा हो गया ना। पहला अंतर तो ये कि ये एक तरफ से ही प्रेशर मानते हैं, दूसरा अंतर ये कि ये प्रेशर डालने वाले क्षेत्र का नाम भी क्या बता रहे हैं, हिंटरलैंड यानी कि पृष्ठ प्रदेश। और जो स्थिर भाग था, स्थिर भाग, उस स्थिर भाग को इन्होंने कहा अग्र प्रदेश। हो गया उल्टा। ठीक है, अब इसको मानने वाले अलग अलग थे। जिन विद्वानों ने ये कहा कि गोंडवाना लैंड की तरफ से प्रेशर आया, दबाव पड़ा, वो विद्वान, उनमें सबसे पहला नाम वेगनर ने यही कहा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई जो भूगोलवेत्ता थे, कोनेगन, पावेल और ओरजेंड, इन सब ने कहा कि जो प्रेशर है वो गोंडवाना लैंड की तरफ से आया और यूरेशियन जो भाग था वो क्या रहा, स्थिर रहा। इनके अनुसार गोंडवाना लैंड तो क्या है, पृष्ठ प्रदेश, यानी कि जो प्रेशर डाल रहा है, और यूरेशियन जो प्रदेश है, अंगारा लैंड वाला भाग है, वो क्या है, अग्र प्रदेश। अकॉर्डिंग टू मिस्टर वेगनर, कोनेगन, पावेल और ओरजेंड, इन्होंने। अब दूसरा एक समूह जो बहुत रेयर भी है, उन्होंने कहा कि गोंडवाना लैंड तो स्थिर रहा और जो यूरेशिया वाला क्षेत्र है, यूरेशिया वाली जो पिंड है, उसने प्रेशर डाला। और अंगारा लैंड से प्रेशर आया। इसको मानने वाले कौन कौन हैं? एक तो भारत के वाडिया, इन्होंने कहा कि गोंडवाना लैंड स्थिर था। स्थिर का मतलब अग्र प्रदेश। इन्होंने स्थिर को अग्र प्रदेश कहा था, जो डाल रहा था दबाव उसको उन्होंने पृष्ठ प्रदेश कहा था। तो गोंडवाना लैंड तो स्थिर रहा और यूरेशियन जो भाग है उसने प्रेशर डाला टितीस सागर के ऊपर, इस भूसन्नति के ऊपर। एक तो वाडिया, एक एमएस कृष्णन और फोक्स, ऐसे कुछ विद्वान हुए, वाडिया, एमएस कृष्णन और फोक्स,
जिन्होंने कहा कि जो दबाव है वो यूरेशियन या अंगारा लैंड की तरफ से आया और गोंडवाना लैंड स्थिर रहा। तो इस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ। कुछ विद्वान कोबर, डेली, होम्स कहा दोनों तरफ से प्रेशर आया, किनारे वाले भाग ऊपर उठ गए अकॉर्डिंग मिस्टर कोबर, बीच वाला भाग अप्रभावित रहा, मध्य पिंड कहलाया। इसका उदाहरण भी उन्होंने दिया कि दक्षिण में हिमालय और कुनलुन श्रेणी ये अग्र प्रदेश और बीच वाला भाग जो अप्रभावित रहा वो मध्य पिंड। इसमें थोड़ा सा सुधार, डेली ने बोला महाद्वीपीय स्खलन की वजह से ऐसा हुआ, होम्स ने कहा संवहन तरंग के कारण ऐसा हुआ। फिर जो एक अलग ग्रुप था जिसने कहा कि एक तरफ से प्रेशर आया, उसमें एक ग्रुप वो था जिसने कहा कि इन्होंने एक चीज तो ये भी उल्टी कर दी थी कि पृष्ठ प्रदेश, उन्होंने जो प्रेशर डालने वाला भाग था उसको पृष्ठ प्रदेश कहा था, हिंटरलैंड कहा था। और जिन्होंने भी ये बोला कि गोंडवाना लैंड की तरफ से प्रेशर आया वो थे वेगनर, कोनेगन, पावेल और ओरजेन। और जिन्होंने कहा कि अंगारा लैंड की तरफ से प्रेशर आया वो थे वाडिया, एमएस कृष्णन और फोक्स। तो इस तरह से हमारी हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, हिमालय यानी कि उत्तरी और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, भूआकृतिक प्रदेश है। इसमें हम सबसे पहले तो हिमालय का जो भौगोलिक वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे, क्योंकि हिमालय में अनेक श्रेणियां हैं जिसमें पार हिमालय, ट्रांस हिमालय हो या वृहद हिमालय है, लघु हिमालय है और शिवालिक। पहले तो हम इसका भौगोलिक वर्गीकरण करेंगे, उसके बाद में इसका प्रादेशिक वर्गीकरण होगा। वो कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी 3 से 4 वीडियो हिमालय से जुड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। और मुझे लगता है आप सबने मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो अभी करें और लगातार चैनल पर बने रहें। आज के लिए धन्यवाद।